टू माय शो लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा। जी हाँ, लाइफ एक्सप्रेस विद प्रोफेसर झा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज पूरी दुनिया जहां हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, वहीं हिंदुस्तान पूरी दुनिया की तरफ अपने पारंपरिक आदर्श के साथ देख रही है। तो क्या है वो पारंपरिक आदर्श? वो पारंपरिक आदर्श है वसुधैव कुटुंबकम की, जिसका मतलब है द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। और एक ग्लोबल सिटीजन होने के नाते वी शैल बिगिन आवर टुडे शो बाय नोइंग फर्स्ट द मूड ऑफ आवर ग्लोबल फैमिली एंड देयर आफ्टर वी शैल नो द मूड ऑफ इंडिया। In doing so, my team of knowledge experts, as you can see here, they survey 6 leading newspapers of India and 6 leading newspapers of the world to bring out 3 glad, bad, and sad news of higher magnitude. Impressive job growth in US taking wages rise to 4% and violent crimes witness an unprecedented drop. 600 dead in Burkina Faso massacre. Bosnia struck with floods as residents were sleeping. More than 25 dead and several missing. India defeats Bangladesh by 7 wickets in first T20I. 26-year youth brutally killed in Sohna, Gurugram. 3 dead in Chennai air show. नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, जिनसे जुड़े जीवन के कई रोचक तथ्य हैं जो हम और आप अभी तक उससे बेखबर हैं। योग की दुनिया में अभी तक आपने बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, लेकिन योग की दुनिया के एक दूसरे भी राम हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर रामावतार की। डॉक्टर रामावतार योग, आयुर्वेद और संस्कार को लेकर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना जाने कितनों ही सराहनीय कार्य किए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके लाइफ एक्सप्रेस स्टूडियो में आए, तो मैं सबसे पहले अपने समस्त लाइफ एक्सप्रेस टीम और अपने समस्त दर्शकों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे लाइफ एक्सप्रेस में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसके लिए मैं डॉक्टर संजय झा जी को नमन करता हूं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जी कि योग अपने वास्तविक रूप में है क्या? क्योंकि योग को लेकर के कई परिभाषाएं, कई भ्रांतियां भी उत्पन्न होती है। जैसे कि कुछ लोग अमेरिकन योगा की बात करते हैं, कुछ लोग जापानीज योगा की बातें करते हैं, लेकिन योग, जहां तक मुझे ज्ञात है कि योग भारत भूमि से ही निकला है। तो आज जो इसकी इतनी परिभाषाएं आ रही है, तो आप योग को अपने मूल रूप में कैसे देखते हैं? इस पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। सर, बहुत अच्छा आपका प्रश्न, क्योंकि आपने पूछा कि योग की उत्पत्ति हमारे देश से हुई है। तो सही मायने में तो सर ये है कि जब से सृष्टि बनी है, और सृष्टि हमारे देश की नहीं बनी, पूरे विश्व की बनी है, तभी से, क्योंकि योग के माध्यम से ही सृष्टि बनती है। तो सही मायने में तो ये कि जितनी हमारे 84 लाख योनियां, हमारे योगी ने बताया कि इतने लाख हमारे आसन हैं, तो उस हिसाब से हम देखें तो सृष्टि के माध्यम से ही हम इसको लेके चलते हैं। ये योग के प्रवर्तक भगवान शिव को माना गया है, और उसके बाद में भगवान कृष्ण को भी योग की माना गया है, योग के प्रवर्तक माने गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे महर्षि पतंजलि ने काफ़ी योग के ऊपर कार्य किया और उन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे, और उन्होंने योग को 8 अंगों में बांटा। 8 अंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 अंगों में उन्होंने बांटा, और हर अंग उनका बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और एक ही यह योग जो है, अष्टांग योग,
वही पूरे विश्व में है। लेकिन आज हमारे जो नए योगी बने हुए हैं, उन्होंने अपने ढंग से इसको अलग अलग रूप में प्रदर्शित कर दिया। कोई हॉट योग बोलता है, कोई जुम्मा योग बोलता है, कोई जापानी योग बोलता है, कोई अमेरिकन योग बोलता है, कोई चाइना योग बोलता है। सब ने अपने अपने हिसाब से, और हमारे देश में भी अलग अलग हमारे जो योगी नए जो बने हैं, उन्होंने अपने अपने नाम से योग को चालू कर दिया। तो वास्तव में तो योग तो एक ही है, और वो है जो भगवान शिव ने, जो प्रवर्तक इसके हैं, उन्होंने जो चालू किया था, और उसी को लेकर के महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बनाया है, वही सही माने में असली योग है। उसको यदि हम ढंग से करें तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, और हम अध्यात्म से जिसके लिए हम पैदा हुए हैं इस दुनिया में, उस मार्ग पर, उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं योग के माध्यम से। बहुत अच्छा सर आपने प्रकाश डाला अष्टांग योग को लेकर के भी। लेकिन आजकल जो अमूमन देखा जाता है जी, कि योग कैसे करें, इसको लेकर के लोगों में काफी भ्रांतियां हैं। उनको एक प्रॉपर मेथड नहीं पता है कि हम कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, क्यों करें। तो एक जो ये भ्रांतियां, या मैं कहूँगा लोग भ्रमित हो गए एक तरह से। तो मैं चाहूँगा कि सारांश में थोड़ा आप इसके ऊपर प्रकाश डालें, ताकि लोग किसी योग गुरु के पास में ना जाकर के भी अपने घर में रहते हुए कैसे एक प्रॉपर मैनर में, एक सही पद्धति से कैसे योग कर सके। जी, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि आज हमने देखा है योग करने के लिए सुबह उठ करके बिस्तर से उठते हैं और योग करने के लिए चले जाते हैं, जबकि उनको सोच आदि से निवृत्त होकर के, क्योंकि हमें पहले पेट की सफाई करनी होती है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सब चीज़ होती हैं, और हम योग करने लग गए तो हमें लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। तो हमारे योगियों ने इसलिए सबसे पहले हमारे पानी की क्रियाएं कुछ बताई, जिसको षटकर्म के नाम से जाना जाता है सर। और उसमें दो बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे 6 क्रियाएं वो हैं, लेकिन एक कुंजल क्रिया और एक नेति क्रिया, ये बहुत जरूरी हैं। और योग करने से पहले जिनको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी बनती है, तो उनको कुंजल क्रिया पहले सोच आदि से निवृत्त हो जाएं, और स्नान करने के बाद करें कुंजल क्रिया को, तो बहुत अच्छा है। कुंजल क्रिया क्या होती है, जैसे हाथी, आपने देखा है, सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जब पानी पीता है नदी के किनारे जा करके, तो पानी पीने के बाद में कुछ देर के बाद में उसको वोमिटिंग कर देता है, बाहर निकाल देता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होता है वो। इसी तरह से योगियों ने कुंजल क्रिया इसको ली गई है, और कुंजल क्रिया भी कुंजर से बना है। कुंजर से गज कहते हैं, हाथी को कुंजर भी बोलते हैं सर। तो उसकी 2 पंक्तियां आपकी अनुमति हो तो मैं इसको बोल भी सकता हूं कि गज करनी वा को कहे, पिए पेट भर नीर, और फिर युक्ति से काढ़िए, रोग न व्यापे शरीर। जिस तरह से हाथी पानी पी करके बाहर निकाल देता है, उसी तरह से कागासन में बैठ करके, घुटनों के बल बैठ करके गुनगुना पानी लेते हैं, और गुनगुना पानी एक जग लेकर के, गिलास लेकर के, और घुटनों के बल बैठ करके इस तरह से बैठ जाते हैं, और पानी को मैक्सिमम पीते हैं। पीने के बाद में जब गले तक पानी आ जाए, सीधे खड़े हो जाते हैं, नाभि को बाएं हाथ से दबाते हैं उंगलियों से, और सीधे हाथ की 3 उंगलियों से छोटी जिब्या तक चली जाए, और उसके बाद में पानी बाहर निकल जाता है, वोमिटिंग हो जाती है। इससे जो है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी साफ हो जाती है। उसके बाद जब हम योग करेंगे तो ये एक प्रारंभिक ये होती है। इसी तरह से प्राणायाम वगैरह हम जब करते हैं तो उसके लिए भी हमें नेति क्रिया, क्योंकि हमारे नोस्ट्रल वगैरह जब तक साफ नहीं होंगे तो प्राणायाम करने में हमें परेशानी आएगी, उसके करने से भी। और गले से ऊपर के, बहुत ही अच्छा विश्लेषण सर आप कर रहे हैं। लेकिन इस विश्लेषण से मुझे एक और प्रश्न पूछने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ सर। वो प्रश्न ये है कि आपने जैसे गज की बात कही अभी, तो हम तो मानव हैं, हमें चीजों को सिखाया गया, लेकिन एक गज के द्वारा योग किया जा रहा है, तो ये प्रेरणा गज में कैसे आई, हाथियों में कैसे ये प्रेरणा आई? क्या ये प्रेरणा, योग की प्रेरणा क्या हमारे अंदर पहले से ही निहित है क्या?
प्रकृति ने हमें पहले से ही दे रखा है। प्रकृति ने हमें दे रखा है, लेकिन हमें समझ नहीं है, इस करके हमारे योगियों ने ये, क्योंकि 84 लाख जब योनियां बनी है ना सर, उसमें सभी ये इसलिए बताया कि 84 लाख ही आसन हैं। तो ये हमारे योगियों ने 84 लाख से 84 हजार किए आसन लिए, खास खास उसमें से फिर 84 100 लिए, फिर 84 लिए, फिर 32 लिए, फिर आगे चल करके 2 प्राणायाम लिए, सुखासन और पद्मासन। इस करके ये बाद में पद्मासन या सुखासन इसको लेकर के ये किया है। लेकिन हमारे योगियों ने समझाया है, बताया है कि भी एक हाथी पानी पी करके इस तरह से बाहर निकाल करके उस तंदुरुस्त हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, तो मानव भी इसी तरह से यदि करेगा और कोसा पानी पिएगा। कोसा पानी पीने का भी सर एक मतलब ये होता है कि जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से हम भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, तो हमारा शरीर ठीक रहेगा। नहीं तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, मैं आगे इसको बताऊंगा, क्योंकि वो हमारे स्वरों से संबंधित है। तो उसके अब बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। जी, तो बहुत ही अच्छा सर आपने योग की विशेषताएं बताई, और यहाँ तक कि मानव नहीं बल्कि जीव जंतु प्रकृति ने हमें किस तरह से योग करने के लिए प्रेरित किया है। बहुत अच्छा। लेकिन अब हम थोड़ा योग से, चूंकि आपकी जो मैं कहूँगा स्पेशलाइजेशन जो है, विशिष्टता जो है, वो आयुर्वेद में भी उतनी ही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर योग करने से हम निरोग रह सकते हैं, तो आयुर्वेद की क्या विशिष्टता है हमारे जीवन में? आयुर्वेद को हम जीवन में कैसे अपनाएं और इसका क्या महत्व क्या है? तो थोड़ा आप आयुर्वेद को भी लेकर के हमें जरा समझाएं तो हमारे दर्शक काफी लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छा सर प्रश्न है आपका, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों देखा जाए तो एक दूसरे के रूपांतर में हैं। और आयुर्वेद का जो मतलब है आयु का भेद, आयु बढ़ाने वाला भेद आयुर्वेद से ये बना है। क्योंकि हम आयुर्वेद में जो हमारे हर्ब्स हैं, वनस्पतियां हैं, और देखा जाए तो हमारे घर में जो रसोई है उसमें सभी आयुर्वेद ही तो है, जिसमें जीरा है, धनिया है, सौंफ है, ये इलायची है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और जितने भी मसाले हैं सब ये आयुर्वेद तो है। लेकिन हम इसमें हम अजवाइन भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम मेथी भी इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें दालचीनी भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, और पीपल गरम मसाले में डालते हैं, ये सारी चीज़ें सब हैं वो हमारी आयुर्वेद ही हैं। तो जो वनस्पति हैं जितनी भी, वो सब आयुर्वेद ही हैं। इनको यदि हमारा किचन अच्छा बन जाए और किचन के हिसाब से हम लें, जिनको सपोज करो उदाहरण के लिए किसी को एसिडिटी वगैरह बन रही है, हम दवाई लेने भाग जाते हैं बाहर से, एलोपैथिक दवाई अक्सर हम ले लेते हैं, उससे हमें और साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए घर में क्या है, आपका किचन में सौंफ है, आपका जीरा है, आपका धनिया है, छोटी इलायची है, इन चारों को लेकर के एक एक चम्मच हम तीनों चीज़ ले लें, और 2 से 4 छोटी इलायची रात को कूट करके थोड़ा सा मोटा मोटा, और इसको पानी में 2 गिलास पानी में डाल दें। सुबह इसको बॉईल करें, 1 गिलास रह जाए, इसको आधा गिलास सुबह पी लें, आधा गिलास शाम को पी लें, जो बचे उसी को फिर दोबारा से गर्म कर लें और ठंडा करने के बाद पिएं, तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी साफ हो जाएगी। जिनको इंडाइजेशन है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि किसी को गैस बन रही है, किसी को दर्द हो रहे हैं, तो और सर्दी का मौसम है, उसको बीपी हाई ना हो रहा हो, तो उसी तरह से हम अजवाइन ले लेते हैं, उसमें सौंठ या अदरक डाल देते हैं, उसमें लौंग डाल देते हैं, उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची हम एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में डाल रहे हैं, या बड़ी इलायची डाल दें, चारों का इसी तरह से काढ़ा बना करके आप लेंगे सुबह शाम, तो उससे दर्द में, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ ठीक हो जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी जो किचन है, ये भी एक तरह का देखा जाए तो आयुर्वेद का है। और आयुर्वेद से जब हमारे शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं, तो आयु हमारी स्वतः ही बढ़ जाती है। आयु कम कब होती है? जब हम बीमार होते हैं, जो जल्दी जल्दी हमारे श्वास बाहर जाते हैं, आते हैं, तो हम आयुर्वेद के माध्यम से इसको कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि रोग उपचार के लिए हम नॉर्मली मतलब अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग हम करते हैं, और कुछ लोग जो कि आयुर्वेद के ज्ञाता हैं
वे ये भी बताते हैं कि आयुर्वेद के भी माध्यम से हम उस रोग का उपचार कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें ये पूरी तरह से समझ में नहीं आता है कि जी हमारे रोग का उपचार आंशिक रूप से होगा या पूर्ण रूप से होगा आयुर्वेद के माध्यम से। तो आप कैसे देखते हैं, क्या किसी रोग का उपचार आयुर्वेद में पूर्ण रूप से हो सकता है या आंशिक रूप से हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। आजकल ये बहुत विडंबना भी हो रही है और सही मायने में देखा जाए तो जो रोग का जो निवारण है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद से सभी जो हमारी जो सृष्टि जब बनी और मानव से पहले जो है परम पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों में 30 लाख पेड़ पौधे बनाए। जो यही आयुर्वेद है, यहीं से हमारा भोजन है, यहीं से हमारे फल हैं, यहीं से हमारे मेवाएं हैं, यहीं से हमारे मसाले हैं। हर चीज़ परमात्मा ने हमें स्वतः ही दे रखा है। यदि हम इसका पालन करें तो ये शरीर को ही ठीक करता है, ना कि रोग को। रोग तो जो भी शरीर में होंगे सब ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर के कितने भाग बना दिए कि ये गले का कैंसर, ये थायराइड का है, ये लीवर का है, ये उसका है, वो उसका है, तरह तरह के बना दिए। लेकिन आयुर्वेद में तो उसका भी उपचार एक ही है, शरीर को ठीक कर देता है। कैसे भी कुछ कोई भी रोग हो ठीक हो जाता है और परमानेंट ठीक करता है सर इसका। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अंत में मैं आपसे एक मेरा प्रश्न है, क्योंकि आपके नाम के साथ भी मैंने देखा कि संस्कारी योग गुरु लिखा रहता है जी। कई जगह मैंने देखा कि डॉक्टर रामावतार संस्कारी योग गुरु ऐसा लिखा रहता है। तो संस्कारी यहाँ पे एक तो आपके नाम के साथ जुड़ा, दूसरा आपने संस्कार पे, खास करके जीवन मूल्यों पे, मानव मूल्यों पे आपने कई किताबें भी लिखी हैं। तो कैसे आप संस्कार को मानव जीवन में देखते हैं और ये कितना आज जरूर, वैसे तो हम जान रहे हैं कि मतलब संस्कार एक तरह से मतलब इसका एक लोप सा हो रहा है आज जी। और अगर संस्कार नहीं है तो फिर हमारी संस्कृति भी नहीं है। तो थोड़ा इसमें भी आप प्रकाश डालें कि संस्कार का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इसको कैसे हम आज की शिक्षा प्रणाली में हम लाएं, पाठ्यक्रम में कैसे लाएं। जी बहुत अच्छा सर प्रश्न है आपका। और मैं ये आपने जो बताया कि संस्कारी योग गुरु मेरे साथ नाम के लिखा गया है, एक्चुअली मैं दिल्ली सरकार में योग शिक्षा का प्रोजेक्ट अफसर था और 2015 में रिटायरमेंट हुआ सर। उससे पहले ही मैं जब योग शिक्षा में आया तो मेरा उद्देश्य जीवन का ये था कि इस शिक्षा में आने के बाद में हम कुछ ऐसा उद्धार करें, अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें जो कि आगे उसको इधर उधर भटकना ना पड़े और सही मायने में उनमें सच्चे संस्कार आ सके। लेकिन वो जो शिक्षा सही मायने में आनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। इस करके मैं बहुत सारा मिनिस्ट्री में जो पॉलिसी मेकर थी वहाँ भी गया इसके करने के लिए। लेकिन अंत में फिर हमने यही देखा कि रिटायरमेंट के बाद में संस्कार के ऊपर हमने फिर काम चालू किया, क्योंकि जब तक बच्चों में शिक्षा में ही ये नहीं आएगी, क्योंकि पहले जो हमारी गुरुकुल पद्धति शिक्षा जो होती थी उसमें तो सब संस्कार और ये सारी चीज़ें होती थी। और बच्चे चाहे हमारे हम देखा जाए तो हम भगवान राम को कहें, कृष्ण भगवान को कहें, हम जिसको भी हनुमान जी को बात करें, चाहे अब्दुल कलाम जी की बात करें, चाहे हम नरेंद्र मोदी जी की बात करें, संत महात्माओं की बात करें, ये सब माता पिताओं की तपस्या से ही ये संतानें उत्पन्न होती थी। और मेरे को इसमें बहुत दर्द था, लेकिन मेरे को इसमें संस्कार के साथ में बाबा शब्द जोड़ दिया गया और मेरे को ट्रेडमार्क कर दिया गया था। इस करके बाबा शब्द को हटाते हटाते फिर ये लास्ट में संस्कारी योग गुरु रह गया। नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अच्छा। जी जी जी। तो मैं सर बताना चाहता हूँ कि गर्भ संस्कार की आपने संस्कारों के बारे में जो आपने चर्चा छेड़ी दी है, तो इसको हमें गर्भ संस्कार की तरफ जाना होगा। और गर्भ संस्कार से भी पहले तैयारी करने के लिए विवाह संस्कार से ही पहले हमें ये तैयारी करनी होगी। क्योंकि पहले तो हम देखते हैं कि विवाह जो होते हैं हमारे जो रात में होते हैं, पहले विवाह भी दिन में ही होते थे। और एक परंपरा क्यों बन गई कि जब मुगलों का राज था उस समय में जो भी शादियां होती थी दिन में, तो वो उस लड़की को उठा के ले जाते थे। इस करके हमारे पूर्वजों ने उन्होंने उनकी रक्षा करने के लिए रात को छिप कर के शादी करते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे परंपरा बन गई, तो उसको भी धीरे धीरे हमने चेंज करना है। जब बच्चों को हम बताते हैं विवाह संस्कार से सारी तैयारी करके
और गर्भ संस्कार की जब हम तरफ लेकर जाते हैं, गर्भ संस्कार से पहले क्योंकि माता और पिता दोनों स्वस्थ होने चाहिए, जब तक दोनों माता पिता स्वस्थ नहीं होंगे तो बच्चे स्वस्थ कहाँ से हो सकते हैं सर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और गर्भ संस्कार में ही सारी शिक्षा, जैसे अभिमन्यु को हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु को महाभारत में कैसी शिक्षा दी गई थी और जब तक उनकी माँ जगी रही थी, जब तक वो चक्रव्यूह में घुसने का, प्रवेश करने का सारी ज्ञान आ गया था और जो सोने के बाद में वो बाहर निकलने की ज्ञान नहीं मिला था, उस तरह से हम घरों में जो भी हम बच्चों को संस्कार देंगे वो पूर्ण रूप से बच्चा उसको ग्रहण कर लेता है। फिर हमें उसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। हम 1 साल अपने बच्चों के लिए हम समय नहीं दे पाते, लेकिन यदि आप उदाहरण के तौर पे देखें, कोई बच्चा विकलांग पैदा हो जाता है, मंदबुद्धि पैदा हो जाता है, तो पूरा जीवन माँ-बाप का लग जाता है। तो ये मेरा सभी से अनुरोध है कि संस्कारों की तरफ हम जाएँ और गर्भ संस्कार पे विशेष ध्यान यदि हमने कर दिया तो हमारी संतानें जैसे हम चाहेंगे ऐसी हो सकती है और वो संतानें एक संतान भी हज़ारों पे भारी पड़ सकती है, ये आप सब जानते हैं। तो सर बहुत अच्छा आपका प्रश्न था, इसमें बहुत हम अच्छी, संस्कारों के लिए कार्य करेंगे तो हमारा तो भविष्य उज्जवल होगा ही पूरे देश का और विश्व गुरु बनने में फिर कोई रोक नहीं सकता जी। बहुत अच्छा सर, आज आप हमसे जुड़े, जी। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप पुनः हमसे जुड़े लाइफ एक्सप्रेस में। और आज आपने जो भी बातें कही हैं, मैं पूरे विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि हमारे दर्शक इस पे जरूर अमल करेंगे। खास करके योग के बारे में आपने कहा, आयुर्वेद के बारे में कहा, आपने विस्तार से संस्कार के बारे में भी कहा और एक आदर्श माता पिता को कितना गर्भ संस्कार जानने की या उस पर अमल करने की आवश्यकता है, उस पर सर ने तो प्रकाश डाला ही। और उसका जो एक लक्ष्य जो है, जैसा कि सर ने कहा कि अगर हम गर्भ संस्कार को लेकर आगे बढ़ते हैं तभी हम विश्व में एक नॉलेज सुपर पावर या ज्ञान गुरु तभी हम बन सकते हैं और एक आदर्श या एक बेहतर मानव, बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र और बेहतर कल की कल्पना को साकार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने मेरे को आमंत्रित किया और आपके लाइफ एक्सप्रेस में आने का मेरे को सौभाग्य मिला। पुनः आपको कोटि नमन जी। सर, ये लाइफ एक्सप्रेस की ओर से जी एक सम्मान है जो हम अपने विशिष्ट अतिथियों के लिए हमने निर्धारित किया है और ये सम्मान है आपका आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड, LXP आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड। तो मैं पूरे समस्त लाइफ एक्सप्रेस टीम की ओर से ये भेंट मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि आपने मेरे को इस लायक समझा है, चुना है, उसके लिए विशेष आभार सर आपका। और हम चाहेंगे कि आपका योगदान बना रहे लाइफ एक्सप्रेस के लिए सर। जब तक जीवन है सर, जब तक हम आपके साथ हैं। थैंक यू। वेलकम सर। नमस्कार मित्रों, आज हम फिर दोबारा पेट के लिए जो टिप्स हैं वो हम देना आपको चाहेंगे, जिसमें एक एसिडिटी बहुत जोर पकड़ रही है, क्योंकि हमारा खाना बाज़ार का अक्सर हो जाता है, मैदा से बने हुए हम आहार ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक और जितने भी डिब्बे से बंदे जो जूस आदि होते हैं उन सब का सेवन करने से एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हमें ज़्यादा बनने लग जाती है। उसके लिए भी एक घरेलू उपचार है। घरेलू उपचार में आपके जो रसोई में है, जिसमें एक सौंफ है, धनिया है, जीरा है, छोटी इलायची है, और इसका पाउडर यदि बनाते हैं तो इसमें बराबर की मिश्री, धागे वाली मिश्री मिला करके उसका पाउडर बना करके 1-1 चम्मच दिन में 2 बार या 3 बार, ज़्यादा परेशानी है तो सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच ताज़ा पानी से लेंगे, और कम परेशानी है तो सुबह शाम, और जब ठीक हो जाते तो 1 चम्मच हम लंच के बाद में भी ले करके इससे हम अपने एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनको ज़्यादा एसिडिटी भी बनती है और जिनका मोटापा भी बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए जो सफ़ेद पेठा होता है उसका जूस हम पीने लगेंगे दिन में 2 बार 1-1 गिलास, तो हमारे एसिडिटी भी और पेट का मोटापा भी कम हो जाता है। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल गोल्स की। किसी भी निवेश में फाइनेंशियल गोल्स का होना बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल गोल्स, जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की थी, फाइनेंशियल गोल्स आपके हो सकते हैं, शिक्षा एक गोल हो सकता है, बच्चों की शिक्षा, खुद की हायर एजुकेशन, मैरिज एक गोल है, घर बनाना एक गोल है, वाहन खरीदना एक गोल है। तो इस तरह से बहुत सारे गोल हैं। तो अब हम उन गोल्स को, फाइनेंशियल गोल्स को डिवाइड करेंगे 3 भागों में: शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल जनरली वो गोल्स होते हैं जो कि 2 वर्ष के अंदर आ रहे हैं, 2 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर आ रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि 1 वर्ष के अंदर जो गोल आ रहा है उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल बोलेंगे हम 1 से 3 वर्ष के बीच में। कुछ लोग कहते हैं 1 से 4 वर्ष, 1 से 3 से 4 वर्ष के बीच में मीडियम टर्म गोल्स। और 3 वर्ष से ज़्यादा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है। तो इन गोल्स को आप, ये इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम आज आपसे बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है, निवेश है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये उस पर डिपेंड करेगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है तो आप ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, तो आपको सेफ प्रोडक्ट्स में ही निवेश करना होगा। अगर आपका गोल 5 वर्ष बाद आ रहा है तो आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप ऐसे रिस्की प्रोडक्ट्स जैसे शेयर मार्केट, जैसे प्रॉपर्टी, उसमें आप निवेश कर सकते हैं, गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। तो इसलिए जो चयन है निवेश का, वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको, निवेश को कितना समय दे सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल गोल्स का पीरियड जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि निवेश के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। किसी भी आप निवेश को करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा जो पैसा है, अगर मैं उस पैसे को लगा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी ऐसी संस्था में लगा दूँ, वो कल को वो संस्था फेल हो जाए और मेरा सारा पैसा चला जाए। तो हमें सेफ्टी बहुत ज़रूरी देखनी है। हमें ये देखना है कि जिस संस्था में पैसा लगा रहे हैं वो सही है, नहीं है। धन्यवाद। दोस्तों, पिछले एपिसोड में भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मैंने 2 बातें संक्षेप में की थी। एक था जीवन का उद्देश्य और दूसरा था शिक्षा का उद्देश्य। आज मैं जीवन के उद्देश्य के बारे में थोड़ी और बातें करना चाहता था, लेकिन हमारे एक व्यूअर ने मुझसे एक प्रश्न किया है कि व्हाट आर द लीडरशिप क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, स्पेशली एट वर्क प्लेस। यानी एक सक्सेसफुल लीडर में क्या क्या गुण होने चाहिए। चूंकि प्रश्न इंग्लिश में था, इसलिए उत्तर भी इंग्लिश में ही देना उचित होगा। बट बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, प्लीज पार्डन मी फॉर 2 things. First, I will not be able to discuss 63 types of human values under Hindi alphabet. And second, I had planned to start your language class today, but due to paucity of time, we shall start learning 63 types of human qualities as well as language learning mechanism in our next episode. So pardon me for that. Well, talking of leadership qualities under traditional knowledge system, our leaders should have Panch Tattva, or what you call 5 elements in their personality. किसी भी successful leaders के लिए पंच तत्व का होना जरूरी है। I hope all our participants are aware of Panch Tattva, or 5 elements, which are land, water, air, fire and sky. The way these 5 elements govern our existence, similarly they have great significance and relevance to leadership values and skills. The first element, land, expects a leader to be grounded and calm with empathy to deal with ground realities of all the stakeholders. As for water, it has the implication of flexibilities. The way water takes the shape where it is contained, similarly a leader needs to be adaptive and flexible to meet the concerns of everyone. As for implication of air, the way air exists everywhere, similarly a leader is expected to observe its employees invisibly in a way that all employees remain unaware of being monitored, as over-monitoring is one of the impediments in the organizational growth, as it deprives an individual to use his or her potential instinctively or naturally.
As for fire, it has literal implications. जैसे आग का काम है जलाना या भस्म कर देना, उसी तरह से fire here implies termination of wrongdoers in an organization. Another implication of fire is a good leader must encourage its employees to have, intense desire, or what you call fire, to excel in his or her performance. As for sky, it expects a leader to see immense hope and endless opportunities for an organization and its employees. With these brief implications of Panchtattva for a successful leader, I shall highlight two major takeaways of this episode. First, we need to integrate and incorporate moral education in the mainstream education as a part of our academic curriculum. And second, we need to inculcate moral education in all the citizens so that they could live in peaceful coexistence with cooperation rather than competition. So wish you all a happy time. See you all in episode 3 on 9th October. Jai Hind.